हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के पीवाईक्यूज 2014 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे। आज करते हैं चैप्टर साउंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में अभी तक। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 में आए हुए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, when a body vibrates under a periodic force, the vibration of the body are always number A natural vibrations, number B damped vibrations, number C forced vibration and number D resonant vibrations। क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि इट वाइब्रेट्स अंडर अ पीरियोडिक फोर्स, तो पीरियोडिक फोर्स अगर लगे तो उसको हम फोर्स्ड वाइब्रेशन ही बोलेंगे। ठीक है ना। आते हैं नंबर 2 में। लिखा है टू नोट्स आर प्रोड्यूस्ड from two different musical instruments such that they have same loudness and same pitch. The produced notes differ in their, अगर loudness same है, pitch same है, तो एक ही बचती है चीज़, वो होती है क्वालिटी, जिसे कि पता चलता है ये दोनों डिस्टिंक्ट है, और वो होता है डिपेंडेंट वेव फॉर्म पे। तो वेव फॉर्म में उन लोग डिफर करते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ मेटल फुट रूलर इज हेल्ड एट द एज ऑफ अ टेबल, इट इज प्रेस्ड एट इट्स फ्री एंड एंड देन रिलीज्ड, इट वाइब्रेट्स। नंबर ए पूछ रहा है नेम द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड, और नंबर बी पूछ रहा है स्टेट वन वे टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड है ये तो डैम्ड वाइब्रेशन है, क्योंकि हम एक बार प्रेस करके रिलीज करेंगे तो हिलते 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 लास्ट में धीरे धीरे होकर के बंद हो जाएगा। और एक तरीका जिससे कि इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ सकती है, तो हम मेटल का जो रूलर है उसको इस तरीके से रखेंगे कि वो टेबल के बाहर कम रहे। अगर उसका लेंथ कम रहेगा बाहर में, तो छोटा लेंथ रहेगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो यही मैंने आंसर में लिख दिया कि पहला की वाइब्रेशन जो है वो डैम्ड है, एंड नंबर बी इफ़ वी प्लेस द रूलर पार्शली ऑफ द टेबल देन अ शॉर्टर लेंथ ऑफ द रूलर इज फ्री टू वाइब्रेट। बाहर में जो रहेगा वो शॉर्टर रहेगा, एंड हैंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, क्योंकि शॉर्टर लेंथ ऑफ द रूलर होगा तो हायर द फ्रीक्वेंसी कोई भी चीज़ की। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज अफेक्टेड ड्यू टू अ लार्जर सरफेस ऑफ अ स्कूल बेल, और नंबर भी पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अल्ट्रासोनिक वेव हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड इन 14 सेकेंड व्हेन इट इज़ रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द रिसीवर ऑफ द सोनार। तो देखो नंबर ए का तो बहुत इजी आंसर है। लार्जर सरफेस एरिया है तो लाउडनेस ही अफेक्टेड होता है, क्योंकि वो सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट है कि ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा लाउडनेस। और नंबर बी जो है रिफ्लेक्शन के बाद में हमको पता करना है डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो हम इको वाला जो फॉर्मूला है 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी और D इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2, उससे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड है कि किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं, मतलब मीटर पर सेकेंड में ले आते हैं। तो पहले का आंसर तो मैंने लिख दिया लाउडनेस है, और सेकंड में मैंने 1.5 किलोमीटर पर सेकंड को 1.5 इंटू 1000 करके 1500 मीटर पर सेकंड में ले आए। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी से, और D निकालते हैं। तो 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है, तो D क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज वी इंटू टी अपॉन 2, और 1500 इंटू 14 रखा, ये मैंने न्यूमरेटर में रखा। मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगी, ये न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 1500 इंटू 7 दैट इज़ 10,500 मीटर में भी छोड़ सकते हो, या 10,500 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो। 10.5 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर्ड बाई अल्ट्रासोनिक वेव आ गया बहुत ही ईजीली। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है वी आर एबल टू सी द टीवी चैनल्स क्लियरली व्हेन वी सेट टीवी ऑन ऑटो ट्यूनिंग। नंबर ए विच फिनोमिना लेड टू द क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द चैनल्स ड्यू टू ऑटो ट्यूनिंग। तो ऑटो ट्यूनिंग होती है यानी कि एक फ्रिक्वेंसी टीवी की जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सैटेलाइट से मैच होती है, यानी कि ये होता है रेजोनेंस। नंबर भी बोल रहा है डिफाइन द अबव फेनोमेना मेंशन बाय यू, ये हम रेजोनेंस को भी डिफाइन कर देते हैं। और नंबर सी बोल रहा है कि व्हेन वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस फेनोमेना, तो हम एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है आपकी बुक में, कोई भी एक दे सकते हो। मैं साउंड बॉक्स वाला दे देती हूँ कि जब साउंड बॉक्स के ऊपर में स्ट्रिंग बजते हैं तो साउंड बॉक्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम हो जाता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है बिकॉज सरफेस एरिया ज़्यादा है, और वो सेम रेजोनेंट वाइब्रेशन के कारण बजने लग जाता है, आवाज़ तेज आने लग जाती है। यही वाला पार्ट मैं लिख देती हूँ।
पहला का तो आंसर रेजोनेंस था ही। रेजोनेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द बॉडी रेडिली बिगिंस टू वाइब्रेट विद एन इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। और एग्जाम्पल हम साउंड बॉक्स का देते हैं कि एयर इन साउंड बॉक्स वाइब्रेट्स विथ हायर एम्पलीट्यूड। क्यों? ड्यू टू वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग से रेजोनेंस पैदा हो जाता है इस साउंड बॉक्स में, इसलिए हायर एम्पलीट्यूड से वो आवाज़ आने लग जाती है। करेक्ट। अब आते हैं 2022 सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है फ्री वाइब्रेशंस आर, और ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है द वाइब्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पीरियोडिक फोर्स, नहीं। नंबर बी द वाइब्रेशन विथ लार्जर एम्पलीट्यूड, नहीं, ऐसा भी नहीं है। नंबर सी द वाइब्रेशंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, नहीं। और नंबर डी द वाइब्रेशंस विथ अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। नंबर डी करेक्ट होगा फ्री वाइब्रेशन का डेफिनेशन। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये डायग्राम लिखा है और लिखा है बिलो शोज 4 साउंड वेव्स विथ साउंड एज द हाईएस्ट पिच। इनमें से ABCD में से पिच उसका ज़्यादा होगा जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो नंबर ABCD को हम जब कंपेयर करते हैं तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि B का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा वेव्स बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसी में बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फिर B करेक्ट है। अब आते हैं 2021 सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस पे। पहला है MCQ, लिखा है सिलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू इको डेप्थ साउंडिंग। नंबर ए इंफ्रासोनिक वेव्स आर यूज, नो, रॉन्ग है। नंबर बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स यूज्ड इज बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, ये भी रॉन्ग है, ये तो सोनिक होते हैं यानी कि जो हमको सुनते हैं। नंबर सी अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज, हाँ ये करेक्ट है। नंबर डी है सुपरसोनिक वेव्स आर यूज, नहीं, सुपरसोनिक वेव्स भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मेथड्स यूज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। CT स्कैन में तो एक्सरे यूज़ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कोई P वेव्स होती है, वो यूज़ होती है। इकोकार्डियोग्राम इज़ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं। ना आते हैं क्वेश्चन 10 पे। लिखा है बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल प्रोड्यूसेस 2 whistles पर साउंड, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 whistles बजा रहा है वो। अच्छा, तो he notices that the sound of his whistling coincides with the echo. The echo is heard only once when whistling is stopped, यानी कि सेकंड के बाद में। Calculate the distance between the boy and the wall, और speed of sound in air दिया हुआ है 320 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछ रहा है द टाइम इन विच द बॉय हियर्स द इको इज। जब वो बोल रहा है कि whistling की साउंड खत्म हो जाती है उसके बाद में सुनाई देता है। देखो ये कितना कर रहा है, 2 whistles पर सेकेंड ना, 2 whistle 1 सेकेंड में, यानी 1 whistle होने में कितना लग रहा है, 0.5 सेकेंड। और whistle खत्म होने के बाद में इसको इको सुनाई दे रहा है, तो क्लियरली इसका आंसर जो है वो 0.5 सेकेंड होगा। तो यही मैंने लिख दिया कि द बॉय प्रोड्यूसेस 2 whistle पर सेकेंड, यानी कि 1 whistle का 0.5 सेकेंड। एंड देन एज इट इज रिटन इन द सम एज द साउंड ऑफ हिज whistling coincides with the echo, the echo is heard only once when whistling is stopped. This means that the time in which the boy hears echo will be 0.5 सेकेंड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ना आते बी में, लिखा है द डिस्टेंस एट विच बॉय इज स्टैंडिंग फ्रॉम द वॉल। तो डिस्टेंस को हम मतलब 2D इज इक्वल टू V इंटू टी, यानी V इंटू टी अपॉन 2 इस फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वेलोसिटी भी है, टाइम अभी अभी निकला है, तो D इज इक्वल टू V इंटू 2/2 करके V वेलोसिटी सम में दिया है 320 है, टाइम 0.5 सेकेंड हमने अभी निकाला, अपॉन 2 करते हैं, आंसर आएगा 80 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ना आते हैं नंबर 3 में, इसी का पार्ट 3 है। लिखा है इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज बाय 16 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 320 से 16 और ऐड कर दो, एंड द बॉय मूव्स 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी 80 की जगह 84 मीटर हो गया अगर, देन इन हाउ मच टाइम विल ही हियर द एको ऑफ द फर्स्ट विसल। तो अगेन हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास में स्पीड ऑफ साउंड भी हो गया 336, हमारे पास डिस्टेंस भी है 84, हमको टाइम निकालना है, तो वही D इज इक्वल टू V इंटू T/2 से T की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो 336 आया, 16 ऐड करने पे 320 को, 80 में 4 ऐड किया तो 84 मीटर आ गया, डिस्टेंस 84 है,
स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो 336 है। अब हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, d=v/t/2, तो हमारा t का आंसर अगेन 0.5 सेकेंड आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है इसका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द विसल द एको कैन नॉट बी हर्ड। देखो एको हर्ड होता है जब हमको साउंड आती है 0.1 सेकेंड के बाद। तो देखो 0.1 सेकेंड से छोटा यहाँ चारों ऑप्शन में कौन सा है, नंबर ए है, तो इसमें एको नहीं सुनाई देगा, बाकी सब 0.1 से ज़्यादा है। Now next question है, रोहित playing a flute and Anita playing a piano emit sounds of same pitch and loudness. Okay, name one characteristic that is different for waves from the two different instrument. ये होगा quality या timbre. नंबर भी पूछ रहा है, if now the loudness of the sound from flute becomes 4 times that of the sound from piano. ठीक है, मतलब फ्लूट की लाउडनेस ज़्यादा है पियानो से 4 टाइम्स, 4:1 का रेशियो है। एंड राइट द वैल्यू ऑफ द रेशियो AF/AP। AF क्या है, एम्पलीट्यूड फ्रॉम फ्लूट है, AP है एम्पलीट्यूड फ्रॉम पियानो। ये अभी मैं निकालती हूँ, फिर सी हम करेंगे पिच का डेफिनेशन। ओके, नाउ लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन है, दैट लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यानी लाउडनेस ऑफ फ्लूट अपॉन लाउडनेस ऑफ पियानो क्या हुआ, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे फ्लूट का और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे पियानो का। हमको लाउडनेस पता है 4/1, यानी हमको दोनों का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मालूम है। अब एम्पलीट्यूड कितना होगा, रूट निकाल दो 4/1 का, यानी कि 2/1 या 2:1। तो एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लूट इज टू एम्पलीट्यूड ऑफ पियानो, हमारा आंसर आएगा 2:1। और अभी पिच को हम डिफाइन कर देते हैं। तो पिच क्या होती है, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच एन अक्यूट नोट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ ग्रेव नोट ऑफ सेम लाउडनेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, लिखा है द डायग्राम बिलो शोज अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क E माउंटेड ऑन अ साउंड बॉक्स X, और उसी के पास एक और साउंड बॉक्स है Y जो खाली है। अब लिखा है व्हेन द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक्स A, B, C, D आर प्लेस्ड ऑन द साउंड बॉक्स Y one by one, it is observed that a louder sound is produced when the tuning fork B is placed on Y। ठीक है, B को जब हम रखते हैं 320 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला जब हम रखते हैं तो लाउडर साउंड आता है। इसका मतलब लाउडर साउंड आ रहा है, यानी कि B का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और E का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच होता है, तो रेजोनेंस के कारण आया है। तो नंबर ए में पूछ रहा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर की, बिल्कुल बी जितना ही होगा 320 हर्ट्ज़। एंड नंबर भी बोल रहा है व्हाई डज बी प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। तो ये तो पहला का आंसर हो गया, फ्रीक्वेंसी जो है वो 320 हर्ट्ज़ है बी के बराबर। और नंबर बी बोल दिया बी प्रोड्यूसेज लार्ज साउंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ई एंड रेजोनेंस ऑकर्स। तो रेजोनेंस जरूर बताओगे, वर्ड यूज़ करोगे, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है स्टडी द बिलो फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर ए पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन डज द फिगर रिप्रेजेंट। इसमें हम देखते हैं एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसका मतलब ये डैम्प्ड वाइब्रेशन है। नंबर भी बोल रहा है स्टेट वन रीजन फॉर विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन डिक्रीजेज विथ टाइम। क्यों डिक्रीज हो सकता है, तो जो सराउंडिंग मीडियम है उनके कारण डिक्रीज हो जाता है वाइब्रेशन, क्योंकि वो रेजिस्टेंस देते हैं। और नेक्स्ट दिया है सी राइट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। चलो ये भी एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। तो पहला का दे दिया मैंने, डैम्प्ड वाइब्रेशन है। नंबर बी कि सराउंडिंग मीडियम ऑफर्स रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन टू द मोशन, सो द एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, एंड ड्यू टू विच द एम्पलीट्यूड ऑल्सो डिक्रीजेज। और जो नेचुरल वाइब्रेशन का एग्जाम्पल देना था, तो वो मैंने दिया है कि अ बॉडी क्लैम्ड एट वन पॉइंट व्हेन डिस्टर्ब्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ये वाइब्रेशन जो है ये इसका नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन होगा। आते 2020 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट है। पहला पार्ट में लिखा है नेम द सिस्टम विच इनेबल्स अस टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बाय ट्रांसमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्टिंग इम्पल्स, जो है सोनार। और नंबर 2 है व्हाट आर अकाउस्टिकली मेजरेबल क्वांटिटीज रिलेटेड टू पिच एंड लाउडनेस। पिच से रिलेटेड है मेजरेबल क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी, और लाउडनेस से रिलेटेड जो क्वांटिटी है वो है इंटेंसिटी। तो सोनार लिख दिया मैंने, उसका फुल फॉर्म भी लिख दिया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और नंबर 2 है व्हाट आर अकाउस्टिकली मेजरेबल क्वांटिटी रिलेटेड टू पिच, वो है फ्रीक्वेंसी, एंड टू लाउडनेस दैट इज इंटेंसिटी। करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है साउंड वेव ट्रैवलिंग इन वाटर हैज़ वेवलेंथ 0.4 मीटर
इज दिस वेव ऑडिबल इन एयर? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1400 दिया है। देखो ऑडिबल है कि नहीं उसके लिए हमको इसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी अगर 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच आती है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ऑडिबल है। फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला है, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। यहाँ दोनों दिया है, वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ, तो बहुत आराम से निकाल लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ, यानी फ्रीक्वेंसी वेव वेलोसिटी या स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो हमारा आंसर आया 1400 अपॉन 0.4, दैट इज 3500 हर्ट्ज। 3500 हर्ट्ज 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, हेंस इट इज ऑडिबल। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट में लिखा है व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज हेल्ड क्लोज टू ईयर, वन हियर्स अ फेंट हम, हल्की सी साउंड आती है। द सेम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज हेल्ड सच दैट इट्स स्टेम इज इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल सरफेस, देन वन हियर्स अ लाउड साउंड। एक्सप्लेन। देखो जब हम टेबल के पास लाते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी को, तो टेबल का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, यानी कि उसके कॉन्टैक्ट में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, सब वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, इस कारण हमको लाउड साउंड आती है। लेकिन जब वो ट्यूनिंग फॉर्क हमारे कान के पास आता है तो ऑब्वियसली एयर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं उस टाइम, तो इसलिए धीरे आवाज़ आती है। तो बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैंने लिखा व्हेन द ट्यूनिंग फॉर्क इज हेल्ड क्लोज टू ईयर देन स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इज डिस्टर्ब, इसलिए आवाज़ फेंट है या हमिंग की साउंड आ रही है। बट व्हेन द हैंडल ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज हेल्ड अगेंस्ट टेबल, इट मेक्स द टेबल टॉप टू वाइब्रेट विथ फोर्स्ड वाइब्रेशन। As the tabletop has a larger surface area, therefore large volume of air is set into vibration, इसीलिए loud sound produce होती है। क्लियर है? अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन। ओके, ही हियर्स द एको आफ्टर 3.5 seconds. On moving closer to the cliff by 84 meter, he hears the echo after 3 seconds. ठीक है, थोड़ा पास जाता है क्लिफ के, 84 मीटर पास गया, अभी उसको एको जो है वो 3 सेकंड में आ रही। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन। ओके, तो हमने मान लिया चलो लेट द मैन बी स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द क्लिफ और वेलोसिटी जो है वो v है। अब आगे का पार्ट मैं करती हूँ ना। देखो पहला इको के मतलब कितना टाइम लगा वो हमको पता है, 3.5 सेकंड लगा। फॉर्मूला क्या है, 2d अपॉन वी। ठीक है, d और v हमने लिया ही है। सेकेंड इको के लिए जब वो 84 मीटर पास चला गया तो 84 मीटर कम हो गया, तो अब अगर टाइम लगा 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू डी जो है इस बार है d माइनस 84 अपॉन वी। अब दोनों जो टाइम है अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, जो मैं आगे कर रही हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, यानी कि नंबर 2 को पहले लिखो और डिनोमिनेटर में नंबर 1 इक्वेशन लिखो। सॉल्व करते हैं तो हमको इससे d की वैल्यू आ जाती है। d हमारा आ रहा है 294 अपॉन 0.5, यानी 588 मीटर इसका आंसर आएगा। अब आते हैं 2019 के क्वेश्चंस पे। लिखा है अ मैन प्लेइंग अ फ्लूट इज एबल टू प्रोड्यूस नोट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। If he closes the holes near his mouth, will the pitch of the note produced increase or decrease? Give a reason. देखो अगर वो मुंह के पास वाले होल बंद कर देता है तो एयर कॉलम लंबा हो जाता है। एयर कॉलम लंबा हो जाएगा यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम मतलब पिच भी जो है वो कम हो जाएगा। यही मैं लिख देती हूँ। मैंने लिखा कि when the holes near the mouth are closed, the effective length of air column increases, so the pitch of sound decreases, तो frequency भी डिक्रीज होगी बिकॉज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। ना आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग मार्च पास्ट वी हियर अ बेस ड्रम डिस्टिंक्टली फ्रॉम अ डिस्टेंस कंपेयर टू द साइड ड्रम्स। ठीक है, बेस ड्रम बड़ा होता है उसका आवाज़ साफ आता है, साइड ड्रम्स का साफ नहीं आता है। नंबर 1 बोल रहा है नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एसोसिएटेड विद द अबव ऑब्जर्वेशन एंड गिव अ रीजन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक तो लाउडनेस है और रीज़न यही होगा कि बेस ड्रम का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। और साइड ड्रम्स के जो होते हैं कम होगा एम्पलीट्यूड, तो सरफेस एरिया कम होगा तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। तो ये होगा इसका आंसर नंबर 2 का कि बेस ड्रम हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया कंपेयर टू साइड ड्रम्स, सो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बेस ड्रम इज ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साइड ड्रम्स, इसीलिए लाउडनेस बेस ड्रम की ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिखा है पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 वाइब्रेशन पर सेकेंड एंड ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स अ गन साइमल्टेनियसली, ही हियर्स द एको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर 6 वाइब्रेशन ऑफ द पेंडुलम। 4 वाइब्रेशन में 1 सेकंड लगता है, तो 6 वाइब्रेशन में कितना होगा ये हम पता कर लेंगे, तो हमको टाइम पता चल जाएगा कि इसको एको का टाइम क्या है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी हमको पता है, टाइम भी हमको पता है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर, ये भी बहुत आराम से निकल जाएगा। फॉर्मूला है ना, D इज इक्वल टू V इंटू टी बाई 2, उसी से। तो देखो 4 वाइब्रेशन 1 सेकंड में होते हैं, तो 6 वाइब्रेशन 6/4 यानी 1.5 सेकंड में होंगे। अब हमको टाइम भी पता है, स्पीड भी पता है, तो 2D इज इक्वल टू V इंटू टी, यानी कि V इज इक्वल टू 2D बाई टी। तो V हमको पता है 340 है, 2D अपॉन 1.5, D हमारा आंसर आ जाएगा 255 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड ऑब्जर्वर 255 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखा है 2 पेंडुलम C एंड D आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर एज शोन इन द फिगर। पेंडुलम C is made to oscillate by displacing it from its mean position. It is seen that D also start oscillating. Right, C हिलाने से D हिलने लग जाएगा। नंबर 1, नेम द टाइप ऑफ ऑस्किलेशन C will execute। देखो C तो डिपेंड करता है, ऐसे तो इसका फ्री वाइब्रेशन ही हुआ, लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस है, कोई मीडियम है, तो फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन है। नंबर 2 बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ ऑस्किलेशन D विल एग्जीक्यूट। C के कारण D हिला, तो D में फोर्स वाइब्रेशन है। फिर बोल रहा है इफ लेंथ ऑफ D इज मेड इक्वल टू C, देन व्हाट डिफरेंस विल यू नोटिस इन द ऑस्किलेशन ऑफ D। अगर D को इक्वल कर देंगे तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस में हम देखेंगे कि D का एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। एंड नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ फेनोमेनन व्हेन द लेंथ ऑफ D इज मेड इक्वल, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस है। लिख देती हूँ मैं ये चारों। ठीक है, पहला का फ्री वाइब्रेशन ये भी बता दिया, भाई डैम भी हो सकते हैं इफ मीडियम इज प्रेजेंट। नंबर 2 में D में फोर्स्ड ऑस्किलेशन है, फोर्स वाइब्रेशन है। एंड 3 में इफ द लेंथ ऑफ D इज मेड इक्वल टू C, देन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम D इंक्रीजेस। और नंबर 4 ये है रेजोनेंस। 2018 के क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दिया है 2 साउंड वेव्स का, A एंड B का, ट्रैवलिंग इन अ मीडियम। स्टडी द 2 साउंड वेव एंड कंपेयर देयर एम्पलीट्यूड्स। देखो नंबर A का मतलब साउंड वेव जो A है उसका एम्पलीट्यूड 20 है और B का एम्पलीट्यूड 10 है, ये हमको दिख रहा है यहाँ पे वेव में, तो 20:10 कर सकते हैं। वेव लेंथ यानी कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो A जितना भी कर रहा है B उससे ज़्यादा कर रहा है, डबल कर रहा है। देखो A का जब वेव ख़त्म होता है उस टाइम में B तो आधा ही किया हुआ होता है, तो B का बड़ा है, तो इससे हम ये निकाल देते हैं। तो देखो पहला तो दिख ही रहा था 20 और 10 है, तो 20/10 2:1 आ गया। दूसरे में मैंने वेवलेंथ ऑफ A, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस में मार्किंग नहीं हुई है, तो इसलिए हम वेवलेंथ ऑफ A को x मान लेंगे, और वेवलेंथ ऑफ B दिख रहा है क्योंकि डबल है तो इसलिए 2x ले लिया। तो x/2x 1:2 का रेशियो भी बहुत ईजिली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी। एंड नंबर 2 में बोल रहा है व्हाई डज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीज ड्यूरिंग डैम्प्ड वाइब्रेशंस। तो फ्री वाइब्रेशन है जिसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रहे, और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी धीरे धीरे डिक्रीज क्यों होती है डैम्प्ड वाइब्रेशन में, क्योंकि प्रेजेंस रहता है मीडियम का, तो उनके फ्रिक्शन के कारण। तो मैंने ये आंसर लिख दिया, फ्री वाइब्रेशन का डेफिनेशन लिख दिया, पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। और नंबर 2, एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज ड्यूरिंग डैम्प्ड वाइब्रेशन। उसका रीज़न है कि लॉस ऑफ एनर्जी अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्सेस, यानी कि जो भी मीडियम है एयर फ्रिक्शन के कारण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक वुडन बॉक्स दिया है, सोनोमीटर है, एक पेपर राइडर है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है, ट्यूनिंग फॉर्क A और ट्यूनिंग फॉर्क B पीछे रखा हुआ है उसके। ये पार्ट है, इसको पढ़ लो वीडियो पॉज करके। और क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 1, नेम द फिनोमिना व्हेन द पेपर राइडर जस्ट वाइब्रेट्स। देखो पेपर राइडर जस्ट वाइब्रेट करता है जब यहाँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ होगा, पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ट्यूनिंग फॉर्क को हम जैसे ही टच करते हैं, तो ट्यूनिंग फॉर्क हिल रहा है, उसको टच करेंगे तो पेपर राइडर में फोर्स्ड वाइब्रेशन आ जाएगा। तो ये क्यों वाइब्रेट हुआ, फोर्स्ड वाइब्रेशन के कारण। और नंबर 2 बोल रहा है नेम द फिनोमिना व्हेन द पेपर राइडर फ्लाइज ऑफ। फ्लाई करता है यानी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस।
और नंबर 3 है व्हाई डज द पेपर राइडर फ्लाई ऑफ व्हेन द स्टेम ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी इज टच्ड इन द बॉक्स। जब ट्यूनिंग फॉर्क बी को हम टच करते हैं तभी उसका जो नेचुरल वाइब्रेशन है वो मैच करता है। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ। सो फर्स्ट फिनोमिना इज फोर्स्ड वाइब्रेशन। नंबर 2 जब फ्लाई ऑफ करता है तब रेजोनेंस है। और ऐसा क्यों होता है ट्यूनिंग फॉर्क के बी के टच करते से ही? तो मैंने लिखा कि द पेपर राइडर फ्लाइज ऑफ when the stem of tuning fork B is touched because the frequency of vibration of tuning fork B is equal to the natural frequency of vibration of the wire holding the paper rider and so resonance occurs. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सी शोर एंड ऑब्जर्वर ऑन द शिप विच इज एंकर्ड इन बिटवीन अ वर्टिकल क्लिफ एंड द पर्सन ऑन द शोर फायर्स अ गन। तो एक तरफ क्लिफ है, एक तरफ एक पर्सन खड़ा है शोर पे और बीच में शिप को एंकर किया। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वर फायर करता है गन। द पर्सन ऑन द शोर हियर्स 2 साउंड्स। ठीक है, एक 2 सेकेंड में, एक 3 सेकेंड में, आफ्टर सीइंग द स्मोक ऑफ द फायर गन। लिखा है इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड देन कैलकुलेट नंबर 1 द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर ऑन द शिप एंड द पर्सन ऑन द शोर एंड नंबर 2 द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर ऑन द शिप। देखो इसको 2 बार क्यों सुनाई देते हैं? एक बार तो डायरेक्टली जो शिप है उससे आवाज़ आ जाती है और एक बार जो आवाज़ पीछे की तरफ भी गई है क्लिफ की तरफ, वो क्लिफ के पास जाएगी, टकराएगी और फिर से आदमी के पास सुनाई देगी, इसलिए उसको 2 बार सुनाई देता है। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसका? तो जो 2 सेकंड में शिप से आ रही है वो डायरेक्ट ही आ रही है, इको तो हो नहीं रहा है। तो सिंपल जो फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू डी अपॉन टी या d इज इक्वल टू वी इंटू टी से भी कर सकते हो। तो v 320 है, d अपॉन टाइम 2 सेकेंड दिया है, तो हमारा डिस्टेंस 640 मीटर आ गया बिटवीन ऑब्जर्वर ऑन द शिप एंड द पर्सन ऑन द शोर। और दूसरा बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर। तो जो शिप पे है ऑब्जर्वर, उसके और क्लिफ के बीच में कितना डिस्टेंस है? अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, 3 सेकेंड्स में जो गन जो फायर किया ऑब्जर्वर ने वो क्लिफ के पास गई, क्लिफ से लौट करके शिप से होते हुए फिर शोर पे जो आदमी खड़ा था उसके पास आई। और हमको पता है 2 सेकेंड लगते हैं जो आदमी शोर पे खड़ा है उसमें और ऑब्जर्वर ऑन द शिप में। तो 3 सेकेंड में से हम 2 सेकेंड तो माइनस कर दें, यानी कि क्लिफ से एको होकर के जब साउंड वापस आ रही है ऑब्जर्वर ऑन द शिप तक सिर्फ 1 सेकेंड में आ रही है। तो एको का, अब देखो साउंड का स्पीड पता है, टाइम हमको पता है, 1 सेकेंड में एको हो रहा है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये पार्ट मैंने लिख दिया, क्यों 3 - 2 इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं। तो 2d अपॉन टी इज इक्वल टू वी होता है। हमारे पास वेलोसिटी दिया है, टाइम भी 1 आया है, अपॉन 2 करेंगे, मतलब v इंटू टी अपॉन 2 किए तो हमारा डिस्टेंस आ गया 160 मीटर। अब आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे। लिखा है द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट कंटिन्यूस साउंड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज assuming that the speed of sound in air is 330 meter per second for all frequencies. Calculate the wavelengths corresponding to the given extreme frequencies of the audible range. Wavelength निकालना है, wave velocity is equal to frequency into wavelength होता है, या फिर wavelength is equal to wave velocity upon frequency। तो हमको एक बार 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए निकालना है, एक बार 20,000 हर्ट्ज के लिए निकालना है। ओके, सो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ वाले फॉर्मूला से वेवलेंथ क्या होगा? वेव वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम वाला का हुआ 330 अपॉन 20,000 और मिनिमम वाला का हुआ 330 अपॉन 20। तो एक का आया आंसर 16.5 मिलीमीटर में आया है और दूसरे का आया है 16.5 मीटर। तो ऑडिबल रेंज बोल रहा है वेवलेंथ का, तो ऑडिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ जो हो गया वो 16.5 मिलीमीटर से 16.5 मीटर तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एन एनिमी प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम अ रडार। इन हाउ मच टाइम द रडार विल बी एबल टू डिटेक्ट द प्लेन? टेक वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टाइम हमको बता रहा है, पूछ रहा है, और रडार से आ रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन वाला है यानी एको वाला है। तो टाइम इज इक्वल टू 2d अपॉन वी हम यूज़ करते हैं, पर याद रखो कि d जो है वो किलोमीटर में, उसको हम मीटर में चेंज करके ही करेंगे।
तो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, मतलब कि 3 लाख मीटर हो गया। वेलोसिटी दिया हुई है, तो हम टाइम निकाल देते हैं 2d/v से। हमारा आंसर आया 2 × 10⁻³ सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग रिलेटेड टू इट्स लेंथ एंड इट्स टेंशन। देखो, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। तो यही जो पार्ट है ये लिख देते हैं, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, और फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, दैट इज टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर दैट डिटरमिन्स नंबर 1 लाउडनेस ऑफ द साउंड हर्ड, नंबर 2 क्वालिटी ऑफ द नोट एंड नंबर 3 पिच ऑफ द नोट। नाउ सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी आंसर भी है। लाउडनेस ऑफ द साउंड हर्ड वो एम्पलीट्यूड बताता है, और क्वालिटी वेव फॉर्म बताता है, पिच फ्रीक्वेंसी बताता है। मतलब पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से पता चलती है। तो यही तीनों मैंने लिख भी दिया। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है, व्हाट आर डैम्ड वाइब्रेशंस, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ डैम्ड वाइब्रेशन। बहुत सारे एग्जाम्पल है। और नंबर 3 दिया, नेम द फिनोमिना दैट कॉजेज अ लाउड साउंड व्हेन द स्टेम ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज केप्ट प्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल। देखो, डैम्ड वाइब्रेशन तो क्या हो गया, जिसकी डिक्रीज होती जाए एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। और एक एग्जाम्पल डैम्ड वाइब्रेशन का हम ब्रांच वाला दे सकते हैं कि टी ब्रांच को हमने झुकाया और फिर छोड़ा तो वो धीरे धीरे रुक जाएगा। एंड नंबर 3 जिसमें लाउड साउंड इज हर्ड, तो वो है रेजोनेंस। तो यही तीनों मैंने लिख दिया। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। व्हेन अ स्लिम ब्रांच ऑफ अ ट्री इज पुल्ड एंड देन रिलीज्ड, ये डैम्प्ड वाइब्रेशन का एग्जांपल है। और नंबर 3 जो है जिसमें लाउड साउंड हर्ड होता है वो है रेजोनेंस। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है, अ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर अंडर सिमिलर टेंशन विच विल हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1024 हर्ट्ज। देखो, अभी मैंने एक क्वेश्चन था, उसमें बताया था कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो अगर फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो दोनों का अगर हम अलग अलग करें, देखो मैं ये लिख के करती हूँ। नाउ सी, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि F इज इक्वल टू 1/L और कुछ कांस्टेंट है, यानी कि FL इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अगर अब फ्रीक्वेंसी और लेंथ चेंज भी हो जाए, समझ लो F2 और L2 भी हो जाए, तो भी कुछ कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसीलिए मैंने ये चीज़ लिखा कि F1L1 इज इक्वल टू F2L2। तो लेंथ नंबर 2 हो गया फ्रीक्वेंसी 1 इंटू लेंथ 1 अपॉन F2। F1 है 256, L1 है 80 और F2 है 1024। हमने वैल्यू पुट की तो आंसर आया लेंथ नंबर 2 कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। दैट विल बी द आंसर। और अभी नंबर 2 पूछ रहा है, लिखा है, अ सर्टेन साउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज एंड अ वेवलेंथ ऑफ 1.3 मीटर। नंबर 1, कैलकुलेट द स्पीड विथ विच दिस साउंड ट्रेवल्स। तो स्पीड निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कर लेते हैं। और नंबर भी बोल रहा है, व्हाट डिफरेंस वुड बी फेल्ट बाय अ लिसनर बिटवीन द अबव साउंड एंड द अनदर साउंड ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड बट ऑफ वेवलेंथ 2.6 मीटर। तो हम उसका भी पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, देखते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है। तो देखो, पहले का तो आंसर आ गया, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी कि वेव वेलोसिटी 332.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। सेकेंड वाले में स्पीड ऑफ साउंड अभी हमको मालूम है, वेवलेंथ भी हमको मालूम है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 128 हर्ट्ज। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी जो थी वो 256 है, यानी ज़्यादा है, अभी की कम है, यानी दोनों में फ़र्क क्या होगा, पहले वाली श्रिलर ज़्यादा है, अभी वाली कम श्रिलर है। अब आते हैं 2016 के क्वेश्चंस पे। पहला दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसीज। देखो, एम्पलीट्यूड 3:4 है, लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का रिलेशन है कि लाउडनेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। उससे हम निकाल सकते हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड करके। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड किया, 3:4 का स्क्वायर 9:16, ये लाउडनेस का हो गया। और फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि दोनों वेव्स जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव्स की वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट नहीं होती है, यानी कोई भी एम्पलीट्यूड हो उनकी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, यानी 1:1 रहेगा। ठीक है, तो यही मैंने लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, स्टेट वेज बाय विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग
कैन बी इंक्रीज्ड। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम टेंशन को बढ़ा सकते हैं या फिर लेंथ को कम कर सकते हैं। तो या तो इंक्रीजिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट इज मेंट बाय नॉइज पोल्यूशन एंड नेम वन सोर्स ऑफ साउंड कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन। देखो, कोई भी डिस्टर्बेंसेस कॉज हो एनवायरनमेंट में जिससे कि उसके साउंड का जो डेसिबल है वो 120 से ऊपर चला जाए तो हम उसको नॉइज़ पोल्यूशन ही बोलते हैं। और वन सोर्स, बहुत सारे सोर्सेज है, इंडस्ट्री से हो सकता है, व्हीकल से हो सकता है, सायरन से हो सकता है। तो यही मैंने लिखा, डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस्ड इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू अनडिजायरेबल लाउड एंड हार्श साउंड ऑफ लेवल अबव 120 डेसिबल, वो नॉइज पोल्यूशन है। एग्जाम्पल लाउड स्पीकर, सायरन, वो मूविंग व्हीकल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द वेव्स यूज फॉर एको डेप्थ साउंडिंग। तो वो वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं। एंड नंबर 2 है गिव वन रीजन फॉर देयर यूज फॉर द अबव पर्पस। उनका पर्पस मेनली ये है कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेज में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट डेविएटिंग, अनडेविएटेड ट्रैवल करते हैं। एंड वाई आर द वेव्स मेंशन बाय यू नॉट ऑडिबल टू अस, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है और हमारे लिए ऑडिबल वही है जो 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच हो। तो ये रहे आंसर। पहला का अल्ट्रासाउंड वेव्स है इको डेप्थ साउंडिंग में, एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज फॉर इको डेप्थ रेंजिंग बिकॉज दे कैन ट्रैवल अनडेविएटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। एंड सेकेंडली वी कैनॉट हियर, और ह्यूमन ईयर कैनॉट हियर बिकॉज ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव फ्रिक्वेंसी लार्जर देन 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एको एंड स्टेट 2 कंडीशन फॉर एन एको टू टेक प्लेस। तो जब भी साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, कोई भी लार्ज चीज से टकरा करके आ जाए तो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको हम एको बोलते हैं। और 2 कंडीशन है, एक तो जो सोर्स ऑफ साउंड है और जो हियरर है उनके बीच की दूरी एटलीस्ट 17 मीटर होनी चाहिए। सेकेंडली बोल सकते हैं जो रिफ्लेक्टर है उसका साइज काफ़ी बड़ा होना चाहिए। एको क्या है? द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टिकल, जैसे कि क्लिफ, हिल साइड, वॉल ऑफ अ बिल्डिंग, एज ऑफ अ फॉरेस्ट, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड है सीज्ड इज कॉल्ड एन, मतलब बंद हो गया, दैट इज कॉल्ड एन एको। द 2 कंडीशन क्या है? पहला, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर इन द एयर मस्ट बी 17 मीटर, एंड द सेकेंड है द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज इनफ एज कम्पेयर टू द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व इन ट्यूनिंग अ रेडियो सेट टू अ पर्टिकुलर स्टेशन, वो है रेजोनेंस। नंबर 2 डिफाइन द फिनोमिना नेम्ड बाय यू इन पार्ट 1 अबव। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, रेजोनेंस का डेफिनेशन देना है। हमने अभी लास्ट एक और क्वेश्चन किया था, उसमें भी था। नंबर 3 बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड वो है जिससे कि हम लाउड साउंड और फेंट साउंड को ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकें। एंड लास्ट है इन विच यूनिट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड मेजर। देखो, लाउडनेस जो है वो फॉन होता है उसका यूनिट, बट मेजरिंग के लिए हम डेसिबल यूज़ करते हैं। तो पहले का आंसर रेजोनेंस तो था ही, डिफाइन कर दिया, वही सेम डेफिनेशन दिया है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी दिया था। नंबर 3 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाउडनेस। तो लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक by virtue of which a loud sound can be distinguished from a faint one, both having same pitch and quality. And unit of loudness phon है, but the level of sound is expressed in decibel. आते हैं 2015 के क्वेश्चंस पे। पहला लिखा हुआ है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन। अभी मैं बता देती हूँ, उसमें हमारे एम्पलीट्यूड बराबर होंगे। एंड वेयर कैन अ बॉडी एग्जीक्यूट फ्री वाइब्रेशंस। तो फ्री वाइब्रेशन तो देखो वैक्यूम में हो सकता है, जहाँ रेजिस्टेंस नहीं के बराबर हो वहीं हो सकता है। तो ये तो रहा वो ग्राफ जिसमें हम एम्पलीट्यूड बराबर दिख रहा है। और नंबर 2 में लिख देंगे द फ्री वाइब्रेशन ऑफ बॉडी एक्चुअली ऑकर ओनली इन वैक्यूम बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम ऑफर सम रेजिस्टेंस ड्यू टू विच द एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम हो जाता है एंड इट डिक्रीजेस। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द सेफ लिमिट ऑफ साउंड लेवल इन टर्म्स ऑफ डेसिबल फॉर ह्यूमन हियरिंग। एंड नंबर 2 है नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन रिलेशन टू इट्स वेव फॉर्म। तो पहला का आंसर हो गया साउंड लेवल 0 to 80 के बीच का हो, और नंबर 2 है कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी या टिम्बर, कुछ भी। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, लिखा है अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ्स एंड 480 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ, he shouts. He hears the first echo after 3 seconds and the second echo 2 seconds later. Calculate the speed of sound and the distance of the other cliff from the person.
देखो नियरेस्ट क्लिफ से तो वी नो 2d इज इक्वल टू वी इंटू टी के फॉर्मूला से हम स्पीड निकाल सकते हैं इस तरीके से 2d इज इक्वल टू वी इंटू टी, डी हमको दिया है 480, तो 2 इंटू 480 इज इक्वल टू वी इंटू टाइम 2 सेकेंड्स लगे, तो हमारा आंसर आ गया 480 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट दिया डिस्टेंस निकालो अदर क्लिफ का फ्रॉम द पर्सन, तो वो अगेन 2d इज इक्वल टू वी इंटू टी से निकालते हैं। इस बार टाइम लगा था 3 सेकेंड्स, तो और वेलोसिटी हमको अभी आया है 480, तो उससे हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 720 मीटर्स। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये डायग्राम दिया हुआ है, इन द डायग्राम बिलो ए बी सी डी आर 4 पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम इलास्टिक स्ट्रिंग पी क्यू, लेंथ ए सी का इक्वल है वाइल लेंथ पेंडुलम बी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ डी, पेंडुलम ए इज सेट इनटू अ मोड ऑफ वाइब्रेशन। नंबर 1 में पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन पेंडुलम्स बी एंड डी। बी एंड डी में फोर्स वाइब्रेशन हो रहे हैं। व्हाट इज द स्टेट ऑफ पेंडुलम सी, पेंडुलम सी में रेजोनेंस हो रहा है। और स्टेट द रीजन फॉर द टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन पेंडुलम बी एंड सी, वो मैं बता देती हूँ। देखो 1 और 2 का तो आंसर मैंने बताया था, वही लिख दिया। अभी बी और सी का क्या रीज़न है, तो देखो पेंडुलम सी का तो हमको पता है कि इसका लेंथ सेम है, लेंथ सेम है मतलब नेचुरल टाइम पीरियड यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी दैट ऑफ ए, इसीलिए दोनों सेम फ्रेज में रहते हैं, रेजोनेंस हो जाता है। और बी का लेंथ छोटा है ए से, हैंस बी वुड वाइब्रेट विथ स्मॉलर एम्पलीट्यूड। आते हैं 2014 के क्वेश्चंस पे। द एडजेसेंट डायग्राम शोज 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस पी क्यू एंड आर ऑफ द सेम स्ट्रिंग। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड एंड वाई। देखो पी क्यू आर में हमको क्लियरली दिख रहा है आर का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो आर जो है वो ज़्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा। बट 2 पूछ रहा है द साउंड ऑफ विच स्ट्रिंग विल हैव मैक्सिमम श्रिलनेस, तो पी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसमें श्रिलनेस ज़्यादा रहेगा। एंड नेक्स्ट बोल रहा है स्टेट द रेशियो ऑफ वेव लेंथ्स ऑफ पी एंड आर, वो अभी निकालती हूँ। देखो 1 और 2 का तो मैंने बता ही दिया। अभी 3 के लिए हम क्या करते हैं, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल नोट जो वाइब्रेशन का है आर इज एफ, ठीक है। आर मतलब ये वाला जो नंबर 1 वाला है, एक जो खाली हो रहा है वेव, एफ ले लेते हैं। इसका मतलब जो पी है उसमें 3 बार हो रहे हैं तो 3f है, और एफ ऑफ आर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग आर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग पी, इसका रेशियो निकालना है तो 1:3 आ गया, ठीक है। बट हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ पी, आर की जगह पी ले लो तो वेवलेंथ ऑफ पी अपॉन वेवलेंथ ऑफ आर जो है वो 1/3 है, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ पी इज टू आर ही बोल रहा था, दैट इज 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्टेट 1 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स यूज्ड फॉर एको डेप्थ साउंडिंग। ये अभी मैंने बताया था, एक और हमने क्वेश्चन किया था कि वो अनडेविएटेड जा सकते हैं लॉन्गर डिस्टेंसेस तक। और नेक्स्ट बोल रहा है रडार सेंड्स अ सिग्नल टू एन एयरक्राफ्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अवे एंड रिसीव्स इट बैक आफ्टर 2 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सिग्नल। तो सिग्नल के लिए हम एको वाला रडार भेज रहा है तो एको वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू दैट इज v इज इक्वल टू 2d/t करके निकाल लेते हैं। 30 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 30,000 मीटर हो गया d और 2d हो गया 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 60,000। टाइम टेकन तो लिखा हुआ ही है 2 × 10⁻⁴। तो हम जब स्पीड 2d/t से सॉल्व करते हैं तो हमारा स्पीड आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमने ख़त्म कर दिया साउंड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQs आए हुए हैं अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में टिल 2013। आई होप तुम लोगों को ये PYQ वाला सीरीज़ अच्छा लग रहा है, साउंड का चैप्टर भी समझ में आया है इसके PYQs, और आगे भी मैं और क्वेश्चंस और वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। इफ़ यू हैवेंट शेयर्ड दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, डू शेयर इट बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, जय हिंद।